हैं। इस दौरान उन्होंने चीन में बहुत कुछ किया है। राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी लंबी बैठकें चली हैं। बता दें कि ट्रंप का ये वाला चीन दौरा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त दुनिया कई सारे युद्धों को झेल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी जंग चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तमाम तरह की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा दुनिया के और भी कई सारे देशों में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे में ट्रंप का चीन पहुंचना, जिनपिंग से मुलाकात करना और कई सारे मुद्दों पर बात करना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से दुनिया भर की मीडिया की नजरें बीजिंग पर टिकी हुई थी। बता दें कि ट्रंप अकेले नहीं गए थे, पूरे दल बल के साथ गए थे। उनके साथ अमेरिका के करीब करीब 20 बड़े कारोबारी बीजिंग पहुंचे हुए थे, जिसमें एलन मस्क और टिम कुक जैसे लोग भी शामिल हैं। इसी वजह से इस दौरे की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। तो ट्रंप का यह दौरा सफल था या असफल था? ट्रंप को कितना फायदा मिला, अमेरिका को कितना फायदा मिला, चीन ने कैसी चालाकी दिखाई, इन सब मुद्दों पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूके देवनाथ सर, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। देवनाथ सर, वन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी नजरों में यह दौरा सफल रहा है ट्रंप के लिए? हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 साल के बाद चीन में गए हैं। पूरी दुनिया की नजर उनके इस दौरे पर लगी हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूरा दुनिया जानना चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप चीन विजिट के दौरान ईरान की जो युद्ध है उसको किस तरह से कंक्लूड करेंगे या खत्म करेंगे। इसके बारे में शायद कुछ सवालों के जवाब आएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दौरा कंप्लीट हो चुका है, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया और पूरा दुनिया उम्मीद कर रहा था कि शायद चीन की तरफ से अमेरिका की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोला जाए, उस पर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन होगा। लेकिन अद्भुत बात है कि कुछ भी नहीं हुआ। दौरा खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप अपने एयरफोर्स वन में बैठे और वापस चले गए अमेरिका की तरफ। उन्होंने कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जैसा कि उनकी हैबिट है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में क्या बात हुई, ना इसके बारे में चाइना कुछ बता रहा है और ना ही अमेरिका कुछ बता रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि दौरे के पृष्ठभूमि में बड़े बड़े डील साइन किए गए अमेरिका के बीच में और चीन के बीच में। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, व्यापार, वाणिज्य, फाइनेंस। शायद अमेरिका चीन को 200 बोइंग विमान भी बेचेगा। तो अभी तक छन छन के जो खबरें आ रही हैं उनमें अमेरिका की या चीन की तरफ से कोई सरकारी व्यक्तित्व बयान नहीं आ रहे हैं। जो भी इनपुट आ रहे हैं अभी तक वो सिर्फ सोशल मीडिया में या प्राइवेट जो टेलीविजन नेटवर्क है या प्राइवेट प्रिंट मीडिया है उसी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवनाथ सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि इससे पहले ट्रंप बतौर राष्ट्रपति 2017 में भी चीन गए थे। उस दौरान भी बहुत सारे वादे हुए थे, बहुत सारे समझौते हुए थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि बाद में उन समझौतों पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हो पाया था, सिर्फ वो कागजी भरी रह गए थे। क्या इस बार का जो दौरा है उसमें सच में ऐसा कुछ होगा या सिर्फ इसको हमें क्या औपचारिकता भर ही माने, क्योंकि दौरा प्रस्तावित था इसलिए ट्रंप चले गए? हाँ, इस दौरे की बात काफी देर से हो रही थी। जानकार सूत्रों के अनुसार जो विदेश मामलों में जो एम्बेसीज में घूमते रहते हैं वो तो उनको इस दौरे के बारे में आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले ही आइडिया हो गया था। उम्मीद थी कि इस दौरे में अमेरिका चीन के साथ अपने जो संबंध हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ट्रेड पर बात होगी, टैरिफ पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में चीन पर ताबड़तोड़ 10, 20, 50% की जो टैरिफ निकाले हैं उसके बारे में बात होगी। ताइवान के बारे में बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के बारे में बातचीत होगी। शायद डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मदद लेंगे या शी जिनपिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे कि चीन ईरान को इन्फ्लुएंस करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोल दे। लेकिन पूरा जो ऑप्टिक्स है वो ज्यादा टूल नहीं पकड़ पाया। दौरे को कुछ तो ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा।
धड़ाम हो गई है। पूरा जो दौरा है इसके दौरान कोई भी बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं लिया गया है। जी। बिल्कुल, ईरान पर ही अगर हम बात करें तो देवनाथ सर, ट्रंप ने तो खुद से ये कहा कि जो सोच अमेरिका की है ईरान को लेकर, वैसी ही चीन की भी सोच है। हम दोनों एक ही जगह पर हैं और ईरान को लेकर एक जैसा ही सोच रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा। लेकिन हम ट्रंप को भी जानते हैं, वो बड़बोलापन उनके अंदर आता है, वो ऐसे बढ़ चढ़कर बातें बोल देते हैं। चीन की ओर से तो अभी ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। क्या आपको लगता है इस दौरे के बाद ईरान और चीन के रिश्तों में बदलाव आ सकता है? जिस तरह से युद्ध के दौरान या युद्ध से पहले चीन ने समर्थन दिया था ईरान को, क्या वैसा समर्थन अब नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत कमी आ सकती है? हाँ वैभव जी, बहुत ही अद्भुत बात है कि डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि चीन का भी मत ईरान के बारे में वैसा ही है जैसा कि अमेरिका का है। लेकिन सवाल ही नहीं उठता है। चीन जो है हमेशा ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, क्योंकि चीन को मालूम है कि उसको आने वाले दशकों में एक उभरता हुआ चीन जब पश्चिम एशिया में और ज्यादा इन्फ्लुएंसर बनना चाहेगा, तो उसको पहला कदम कहाँ से शुरुआत होगी। चीन उम्मीद कर रहा है। चीन में अगर आप ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल देखें तो पिछले एक साल में कम से कम 3 आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स में ऐसे आए हैं जिसमें ये फोरकास्ट की गई है कि आने वाले दशकों में अमेरिका का प्रभुत्व पश्चिम एशिया में कम होगा। रूस शायद उस वेकेंट रिक्त स्थान को भर नहीं पाएगा, तो शायद चीन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 2050 के पहले कि वह पश्चिम एशिया में बड़े कदम रखे। तो उसके लिए स्टेपिंग स्टोन तो ईरान ही होगा। तो चीन कभी ईरान के साथ अपने रिश्ते कमजोर नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस दौरे के दौरान इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर चीन से मदद मांगी होगी कि चीन ईरान को काबू में करे, चीन ईरान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। लेकिन सवाल ही नहीं है, चीन क्यों भला ईरान को दबाने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा कि एटम बम मत बनाओ। चीन भला क्यों ईरान को बोलेगा कि 400 किलो यूरेनियम जो है वो अमेरिका को दे दो। चीन भला क्यों बोलेगा ईरान को कि तुम अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दो। इससे तो चीन का ईरान के साथ जो एक बंधुत्व भाव है जो कि बहुत ही मजबूत है, उसमें कमजोरी आ सकती है। ईरान भी जानता है कि उसको चीन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी दावा कर दिया कि उन्होंने शी जिनपिंग से एक प्रॉमिस ले ली है कि भविष्य में चीन ईरान को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देगा। लेकिन चीन की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई नहीं है। वैसे वैभव जी, चीन को ईरान को अस्त्र शस्त्र देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मिसाइलों के बूस्टर पंप, मिसाइलों के जो सॉलिड फ्यूल और केमिकल फ्यूल है, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स, बस ऐसी स्पेयर पार्ट्स और केमिकल्स ही चाहिए ईरान को अपनी फौज को टॉप मोस्ट पोजीशन में रखने के लिए। कोई भी वेपन सिस्टम जैसा हम समझते हैं कि टैंक या फाइटर विमान चीन से ईरान को नहीं चाहिए। वो अपने आप ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना लेते हैं। स्पेयर पार्ट्स चीन से या दूसरे देशों से या अंतरराष्ट्रीय ओपन मार्केट में जो डुअल यूज आइटम होते हैं, अब एक ट्रैक्टर का गियर बॉक्स है, आप उसको ट्रैक्टर में भी लगा सकते हैं, आप उसको एक टैंक में भी लगा सकते हैं। तो ईरान इस तरह की जुगाड़ करके अपने वेपन सिस्टम बना लेता है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, अगर हम देखें तो अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान को किसी भी तरह की हथियारों की मदद ना करे, लेकिन अमेरिका तो ताइवान की मदद कर रहा है। इस दौरे के दौरान भी हमने देखा कि जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ही बोल दिया कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका कोई गलत रणनीति अपनाता है तो उसका उसे भुगतान करना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ताइवान को लेकर अमेरिका की जो प्रतिबद्धता रही है हमेशा से ही, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी एक स्वतंत्र देश के रूप में, वो दांव पर लगी हुई है इस वक्त? हाँ वैभव जी, 1949 के बाद से ही जब chiang kai-shek हार गए और दौड़ के उन्होंने ताइवान में अपना अलग से एक मुल्क खोला, तब से ही
जो कोमितांग पार्टी है उसने तो चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी चीन रुख नहीं अख्तियार किया। अंडरस्टैंडिंग थी कि ताइवान भी चीन के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीन 50-60 के दशक में कमजोर थे। तो उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की ताइवान पर हमला करने की। लेकिन अब चीन बहुत ही एडमेंट है, बहुत क्लियर है कि देयर इज ओनली वन चाइना, यानी अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे। यानी इसका डिप्लोमेटिक कूटनीतिक मतलब यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ हिलाते हिलाते एक प्रेसिडेंशियल विजिट के लिए ताइवान ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर चीन ने पूरा हिंट दे दिया कि वो बहुत खफा हो जाएगा और शायद ताइवान को अलग अलग तरह के सैंक्शंस, चाहे वो मिलिट्री सैंक्शंस हो, कूटनीतिक या फाइनेंशियल सैंक्शंस हो, उसमें फंसा देगा। तो अमेरिका भी, अगर आप देखें वैभव जी, ताइवान को महत्व जब देता है ठीक है, लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेटिक कैडर जो है वो ऑफिशियली एटलीस्ट सतह पर कम से कम यही बोलते हैं कि हाँ, एक ही चीन है, दो चीन नहीं है, एक ही चीन है, शी जिनपिंग और बेजिंग वाला। जी अब बिल्कुल, लेकिन एक बात और हो रही है देवनाथ सर, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया, उससे पहले वेनेजुएला में जो कुछ हुआ था वो सब भी हमने देखा ही है। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब चीन को भी ये छूट मिल गई है, ये अधिकार मिल गया है कि वो भी ताइवान में जो चाहे वो कर सकता है। क्या आपको लगता है कि चीन भविष्य में ऐसा कुछ करने जा रहा है और जल्द ही करने जा रहा है? हाँ, क्या चीन अमेरिका से हिंट लेकर ताइवान को गपचिया जाएगा? जाहिर बात है वह समय अभी तक परिपक्व हुआ नहीं है। चीन जो है, पीएलए जो है, पीएलए की नेवी और एयरफोर्स है, वो अक्सर एक्सरसाइज करती है ताइवान के समुद्र के आसपास, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में। लेकिन क्या वो वाकई ताइवान पर हमला कर देंगे, वह समय अभी आया नहीं है। दूसरी बात है कि इस तरह का दावा कि अमेरिका ने कह दिया है कि ठीक है, बांट लेते हैं, तुम इधर ले लो और तुम उधर ताइवान को ले लो, ये सब आकलन सिर्फ मीडिया में ही ज्यादा हो रहा है। इसका व्हाइट हाउस की तरफ से, पेंटागन की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है। अमेरिका अभी तक ताइवान के साथ चुपचाप बिना ढिंडोरा पीटे उनको हथियार देता रहा है। अमेरिका ने चीन को ये भी कहा हुआ है कि अगर चीन ने गलती से कभी ताइवान के ऊपर हथियारों के इस्तेमाल से जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है, तो चीन को तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका उसके ऊपर सैकड़ों प्रतिबंध लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा। और जब अमेरिका चीन के ऊपर सैंक्शन लगाएगा तो वो ना सिर्फ व्यापार, वाणिज्य और जैसे कूटनीतिक क्षेत्र में होंगे, मिलिट्री सैंक्शन भी लगा सकता है। यानी हमने तो देख ही लिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करने का चीन पर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ा। अमेरिका को मालूम है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका है, वहां पर अगर अमेरिका ने अपने 2 या 4 नेवी के शिप्स को तैनात कर दिया और चीन के जो व्यापारिक जहाज हैं जो कच्चा तेल लेकर या गैस लेकर जा रहे हैं खाड़ी देशों से चीन की तरफ, उनको थोड़ा रोक लिया, तो चीन को इस तरह की सैंक्शंस का भय अमेरिका दिखाता रहता है। अमेरिका इनकी दुंदुभी नहीं बजाता है, लेकिन अमेरिका समय समय पर इस तरह के सैंक्शंस का पृष्ठभूमि में चाइनीज डिप्लोमेटिक कैडर जो है उनके सामने एक रेड फ्लैग हिलाता रहता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शिवेन जी भी जुड़ चुके हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अच्छी समझ रखते हैं। शिवेन जी, मेरा आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं देवनाथ सर से भी लूंगा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने जो कुछ किया उन्हें सफलता मिली, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उससे फिर उन्होंने दुनिया में ढिंढोरा पीट लिया कि देखो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, महाशक्ति हैं दुनिया की। लेकिन ईरान में जब वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा, तो वो दुनिया भर के देशों से मदद मांगने लगी। क्या आपको लगता है कि अगर ईरान में भी अमेरिका वैसे ही कामयाब हो पाता तो ट्रंप जाकर आज बीजिंग में इतना कुछ उनको कहने की जरूरत ना पड़ती, जिनपिंग से मदद मांगनी ना पड़ती? बिल्कुल वैभव, देखिए वो जो ये एक स्टेप आया ईरान वाला, मैं वेनेजुएला का जिस तरह ट्रंप ने जिस तरह किया था, वो एक पूरी दुनिया के लिए
एक दहशत जैसी हो गई थी। एक सुपर पावर क्या करेगा, अब अगला कदम क्या होगा, पूरी दुनिया डर गई थी। और कोई खुलेआम कुछ ना कहे, निंदा भी लोग बड़ा संभल संभल के कर रहे थे। उसके बाद ग्रीनलैंड की भी बात आई। हालांकि वहां पे यूरोपीय देशों ने थोड़ी सी एकजुटता दिखाई, लेकिन फिर भी एक महाशक्ति अगर अपनी जिद पर अड़ती है तो क्या होता है, कौन विरोध करे, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे, एक सामान्य सी बात है। इस तरह की परिस्थिति हो गई थी। उधर रूस जैसा देश भी, अगर यूक्रेन की बात करें तो लोग उसे मना सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं रोक पा रहा था। तो समस्या ये आ रही थी कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बड़ी सामरिक शक्ति, उसका मुकाबला आखिर उसकी अगर निगाह टेढ़ी होती, अगर वो किसी की तरफ निगाह टेढ़ी करते तो उसका मुकाबला कैसे करा जाएगा। लेकिन इसी को कहीं ना कहीं देखा जाता है। मैं थोड़ा सा ये भी देखता हूं कि जो ईरान का युद्ध ना सिर्फ अमेरिका की आंखें खोलने वाला रहा, बल्कि मैं तो कहता हूं कई अन्य देशों के लिए उसने पहले कई ऐसी चीज दिखाई कि ऐसा नहीं है कि मुकाबला नहीं किया जा सकता। और एक महाशक्ति, आर्थिक मतलब जो कहते हैं सामरिक शक्ति जिसे कहते हैं, वो इतनी जल्दी किसी देश पर, अगर इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी संख्या है, तो उनके लिए हौसले वाला भी रहा। और ट्रंप का हौसला, इसी जो आपने सवाल किया, टूटा। हालांकि हमारे जो मेहमान हैं वो इसके मुझसे ज्यादा जानकार हैं, वो मेरी इस बात को या इस कॉन्फिडेंस को बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे, या मैं गलत होऊंगा मुझे बता पाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं वो इस युद्ध ना सिर्फ ट्रंप के जिस दौरे को मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूं, अगर मुझसे आप पूछे, क्योंकि उनकी जो बातें रही, देखिए जब वो मोदी जी के पास आते हैं कि बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया लीडर हैं और उनसे नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट देश के हैं, अगले पल वो 4 दिन बाद कहते हैं मैं उनकी राजनीति खराब कर सकता हूं, कभी कुछ कहते हैं। तो आज अगर वो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए अगर कह रहे हैं कि वो एक महान देश के महान नेता हैं, तो ट्रंप एक्चुअली भरोसेमंद, उनके मन में क्या चल रहा है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी अपनी गणित एक्चुअली, इसके अलावा उनके अपने परिवार के व्यापार से जुड़ी भी होती है। उस व्यापार का कहाँ इन्वेस्टमेंट किस समय करना है, कौन सी देश दुनिया में राजनीतिक ऐसा संदेश देना है जिससे बाजार उनके परिवार के मुताबिक घटे बढ़े। मैं तो इस चीजों को भी देखता हूँ। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने कई विशेषज्ञों से इस बारे में बात की है, तो वो इस तरह की बात भी कहते हैं। तो ट्रंप का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना इस तरह का रहता है। और भरोसेमंद बहुत, जो बेहद जानकार होंगे, वो भी कई बार उनकी अगली रणनीति बताने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए मैं इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण नहीं दे रहा हूं, और इस नाते नहीं देख रहा हूं वैभव कि मित्र कौन होता है। मैं और आप मित्र तब होंगे जब हमारे हित एक होंगे, और चाइना और अमेरिका के हित एक नहीं है। बहुत ही सिंपल ग्राउंड लेवल का फार्मूला है। जहां पे चाइना का हित है वहां अमेरिका का हित नहीं है, तो इसलिए तनातनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर दोनों इतने बड़े देश बिल्कुल सीधे फाइट करेंगे भी नहीं और बहुत ज्यादा तनाव में आते हैं, उनके बीच कुछ और बढ़ता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है, उसका फर्क हम पर भी पड़ता है। तो अगर ये दोनों थोड़े दिन ही दोस्ती की बात करते हैं के संदर्भ में भी हम बात करेंगे सर, हमारी इस बातचीत का वो भी एक हिस्सा होने वाला है। देवनाथ सर के पास चलते हैं। ईरान, अमेरिका और चीन से जुड़े हुए एक और सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। देवनाथ सर, जब वेनेजुएला में जो कुछ हुआ था उसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों को लगा कि ट्रंप पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। अगर वो ईरान में भी ऐसा करके कुछ कामयाब हो गए तो फिर वो रुकने वाले नहीं है, वो डेनमार्क भी जाएंगे और भी तमाम देशों पर वो चढ़ाई करने वाले हैं। इसीलिए रणनीति के तहत चीन ने, रूस ने, दुनिया के और भी देशों ने, खासकर यूरोप के भी कई सारे देशों ने ट्रंप पर लगाम कसने के लिए ईरान की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की, और इसी वजह से ईरान लंबे अरसे तक संघर्ष कर पाया, वो झुका नहीं और ट्रंप अपनी मनमानी नहीं चला पाए ईरान में। क्या ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, जहां तक रूस की बात है, रूस ने अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं ना कि निंदा की है, इससे ज्यादा कुछ क्षति नहीं पहुंचाई है। क्या रूस ने ईरान को बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र दे दिए? कुछ लिमिटेड सैन्य सहायता दी है। जहां तक चीन की बात है, चीन ने कुछ ऐसे बयान दिए थे शुरुआती दौर में, मैं मार्च के महीने की बात कर रहा हूं, जो कि शायद एंटी अमेरिका तो नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली चीन ने ऐसे बयान दिए थे कि
अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार ही पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व रखना चाहिए। चीन ने भी अगर आप देखें उसके बाद अप्रैल का महीना गया, मई का महीना गया, उनको मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो चीन ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के खिलाफ नहीं दी है। दूसरे देश जो हैं, यूरोप के देश अगर आप देखें, ठीक है, उन्होंने कई बार बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इंग्लैंड भी काफी हद तक इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है अमेरिका के खिलाफ। लेकिन इनमें से किसी ने भी जब ईरान के समर्थन में कुछ कहा तो सिर्फ डिप्लोमेटिक और जो जिसे कहते हैं कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन दिया। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। दुनिया के अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहने वाला हूं, बाकी पूरी दुनिया में सन्नाटा है। एशिया के एक भी देश ने, अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान के संदर्भ में अमेरिका के खिलाफ एक भी बयान दे दें। एक भी देश, जो भी देश बयान दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह रहे हैं सब देश की बातचीत के जरिए अमेरिका को और ईरान को इस झगड़े का, युद्ध का समाधान ढूंढना चाहिए। कोई भी देश अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। बहुत ही अद्भुत एक फिनोमिना है। जी बिल्कुल। देवनाथ सर, एक सवाल और है। अब हम भारत से जुड़े मुद्दों पर आते हैं। जब दुनिया ऐसे दौर से गुजरती है जब हर ओर तनाव होता है, दुनिया के बड़े बड़े देश युद्ध में उलझते हैं, अर्थव्यवस्था दुनिया की डगमगाती है, तब कई सारे देश निकलकर सामने आते हैं जो थोड़ा धीर गंभीर होते हैं, जिनकी बात दुनिया के बाकी देश भी सुनते हैं, और उन देशों की भूमिका मध्यस्थता निभाने में बड़ी बन जाती है। भारत को लेकर भी ऐसी उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि भारत के बारे में कहा जा रहा था कि 21वीं सदी भारत की है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत भी मध्यस्थता निभा सकता है। लेकिन हमने देखा ईरान वाले युद्ध में पाकिस्तान आगे बढ़कर आया और उसने इस्लामाबाद में एक जगह मुहैया कराई जहां पर दोनों पक्ष के लोग जुटे और बातें की। हालांकि कितना समाधान हुआ कितना नहीं वो तो बात की बातें हैं, लेकिन उसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी के इस बड़े मौके को हम चूक गए कि दुनिया के दो बड़े देशों के युद्ध को रुकवा सकते थे? हाँ, देखिए, एक तो हमारी भारत सरकार की या पार्टी जो अभी है पावर में, बीजेपी की एक मजबूरी थी। अभी तक, पिछले हफ्ते तक 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे थे। ये युद्ध जब चालू हुआ, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, अभी तक जब तक सरकारों का गठन नहीं हुआ इन 5 राज्यों में, भारत सरकार और जो प्रमुख पार्टी है सत्ता में, बीजेपी का पूरा ध्यान 100% हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही था। कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी या हमारा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, जितने टॉप ऑफिसर्स थे, सब लोग अंदर, भारत के अंदर ही देख रहे थे। ठीक है, अब जब 5 राज्यों का इलेक्शन ओवर हो गया है, सरकारों का गठन हो गया है, तो भारत सरकार थोड़ा बाहर की तरफ देख रही है। क्या भारत, देखिए, हमने हमेशा कहा है कि हम ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप रोल अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के तहत हम दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। इसके तहत क्या हम अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए अब कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं? उसमें थोड़ी सी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जिसका कि हिंट पिछले 1 हफ्ते में ऑलरेडी आ गया है। भारत ईरान के साथ अपने मैत्रीपूर्ण रिलेशंस को कायम रख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे अरागची भारत में आए तो बहुत ज्यादा हमने ईरान को तूल नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के, तो हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने अभी तक उनसे कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं की है। सिर्फ ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल से मिले।
अब अगर आप हायरार्की में देखिए, कहाँ एक देश का ईरान का विदेश मंत्री और उनकी मुलाकात भारत के एनएसए से हुई है, तो इससे हमने इंडिकेशन दे दिया है कि भारत ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है। लेकिन अरागची को हमने 1-to-1 ना एस जयशंकर जी के साथ कराया, ना एक 5 मिनट की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कराई, तो वह भारत का रुख दिखा रहा है। इसके थोड़ा सा अब देखिए थोड़ा सा कैसे कहें, मैं कह ही देता हूं, इसके विपरीत भारत जो है पिछले कुछ समय से, खासतौर से पिछले एक हफ्ते से, जैसे हम इस युद्ध जब चालू हुआ था उसके 2 दिन पहले ही हाँ प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हुए थे 26-27 फरवरी को, और अभी यूएई में गए हैं। यूएई जो है पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में है। यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया। यूएई जो है इजराइल के पास घनिष्ठतम मित्रता करना अभी चाहता है। नेतन्याहू जी ने तो खुद ही बोल दिया कि युद्ध के दौरान वो यूएई का दौरा भी कर चुके हैं जी, और अब प्रधानमंत्री जी भी यूएई में गए, और जिस तरह से हमारे विदेश मंत्रालय से यूएई के बारे में बड़े बड़े बयान आए, इंपॉर्टेंट बयान आए, तो भारत शायद थोड़ा सा ईरान के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन भारत शायद थोड़ा सा अमेरिका की जो खेमा है जिसमें इजराइल है और यूएई है, उस तरफ झुका हुआ दिखाना चाहता है। हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री को स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाना था, चले जाते चुपचाप। ये हॉल्ट सिर्फ एक टेक्निकल हॉल्ट माना जाता है, लेकिन विदेश मंत्रालय से आज सुबह से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अमेरिका के साथ में हैं, थोड़ा सा इजराइल यूएई की तरफ जो कि अमेरिकन खेमे में, उस तरफ हमने शायद दोनों पैर नहीं तो 1.5 पैर तो रख ही दिए। जी बिल्कुल, शिवेन जी के पास चलते हैं। शिवेन जी, ब्रिक्स की बैठक हुई, विदेश मंत्री आए दुनिया के तमाम देशों के जो उस संगठन से जुड़े हुए हैं, और उनमें जो है रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में दीर्घकालिक कोई मध्यस्थता करवानी हो जो सफल हो सके, उसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है। अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने भारत से ही कहा कि आप अगर मध्यस्थता करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वर्तमान मध्यस्थ जो है पाकिस्तान, उससे बेहतर रहेगा। पाकिस्तान का नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिया, लेकिन क्या आपको लगता है हमारे विदेश मंत्री ने युद्ध शुरू होने के बाद जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किया था कि हम दलाली करने वाले देश नहीं है, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा था, आपको लगता है कि अब हम मध्यस्थता कराने के बारे में सोच सकते हैं अगर रूस की ओर से ऐसी पहल की जाती है तो? देखिए, जो मुझे लगता है भारत इस तरह का अभी रुख नहीं अपनाएगा। ये संदेश जरूर देंगे कि हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह का, जैसे आपने बताया कि वहां पर पहली चीज तो ये है कि ये जो भी देश है इनके, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है इजराइल, क्योंकि युद्ध जो है वो, जो मैंने इतना समय देखा, जब तक इजराइल के पूरे तरीके से हित नहीं सधेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होगा कि इसकी मध्यस्थता कामयाब नहीं हो सकती है। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान से हम सब जानते थे और वही निकल के भी आया, जिस तरह से उसका कहीं ना कहीं ये पोल भी खुली, किस तरीके से वो दोनों तरफ कुछ छुपा रहा था। जिस तरह ईरान के प्लेन्स की बात करें, तमाम चीजें रही, ये बच्चे खुल के भी किया सकती, अगर मध्यस्थता कर रहे हैं। भारत ने देखिए पिछली जब इराक वाला युद्ध हुआ था तो खुलेआम ये काम किया था कि अगर इराक के जहाज आए हैं तो हम उन्हें तेल देंगे। हमने अपनी एक बताई थी कि हमारी ये तरीका, हमारे काम करने का तरीका, उस तरीके तक हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, भले ही वो अमेरिका का दुश्मन हो। लेकिन उसमें हम निष्पक्ष रहे, अपना कर्तव्य का पालन किया। यहां पर भी जो मुझे लग रहा है, जैसे देवनाथ सर कह रहे हैं कि हम हल्का सा झुक गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि भारत इस समय अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा दबाव में है, और अमेरिका से अगर छोटा सा भी झटका इस समय, एक तो तेल को लेकर भी समस्या है, किसी तरह का टेरिफ नाराजगी बहुत फूक के कदम रख रहा है, और वो दलाली वाली बात जो है वो पाकिस्तान से, चूंकि हमारा एक इस तरह का एंगल है, वहां बोलना अलग बात है, लेकिन उसके सहारे ये था कि अभी हम कुछ भी करना नहीं चाहते, उस मामले में छोड़ देना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को देख, ऐसा भारत सरकार का मुझे रुख रखना है। और मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि समझौते जैसी चीज में
भारत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, भारत चूंकि ये कहता रहा है कि हम जो दो देशों का मामला है वो आपस में निपटाएं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भविष्य में होता है तो भारत के मामले में भी कई बार ये आता है, भारत तीसरे पक्ष को नहीं चाहता। और ये बात भारत इस तरह से ही चाहता है कि जिनके मसले हैं वही रहे, सलाह और ये दूसरे लोग जरूर देते हैं, लेकिन भारत इनसे मुझे लगता है रणनीतिक तौर से दूर रहे, स्पष्ट भले ही ना कहे। देवनाथ जी, क्या आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल देवनाथ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे शिवेन जी ने जो कहा? हाँ देखिए, इस वक्त भारत जो है बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान की दुर्दशा देखने के बाद जब उसने मीडिएशन की कोशिश की, हम फिलहाल कहते हैं ना, हॉट पोटैटो को हैंडल नहीं करना चाहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अगर भारत ने गलती से अपने ऊपर, अपने कंधों पर यह बोझ ले लिया, उससे हमें मिलना कुछ भी नहीं है। वरन तीनों पक्ष, अमेरिका भी थोड़ा नाराज हो सकता है, इजराइल भी थोड़ा नाराज हो सकता है जब हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और ईरान भी नाराज हो सकता है जब हम ईरान को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा अभी जो विदेश मंत्रालय है वहां से अगर आप देखें, पूरा ध्यान इस पे लगा हुआ है कि हम ईरान से कच्चा तेल लेता रहे हैं, हम ईरान से ऐसा व्यवहार करें कि जिस दिन युद्ध खत्म होए चबहार में हमें फिर से वापस जाने का मौका मिले। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसमें ईरान जो है वो चीन के बजाय भारत को ज्यादा तवज्जो दे। हमारे बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो जाकर वहां पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में हाईवेज बनाए, रेल के बारे में रेल ट्रैक्स बिछाएं। हम नहीं चाहेंगे कि ईरान को हम ज्यादा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ईरान तो देखिए, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान ने ज्यादा तकलीफ भारत को नहीं दी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितना खोला चीन के लिए, रूस के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए या के लिए, उतना ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए भी खोला। तो अभी जो भारत के जो जहाज हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहाँ फंस रहे हैं? जब हमारे जहाज ईरान से निकलकर आने की कोशिश कर रहे हैं, या भारतीय जहाज जब कच्चा तेल या गैस लेने के लिए ईरान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब दिक्कत आ रही है। अमेरिका की नेवी परमिट नहीं कर रही है। तो ये जरा फूंक फूंक कर रखने की वाली बात है। इजराइल को हम नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए कुछ चीजें मैं कह ही देता हूं। बिल्कुल सर। एक शब्द है कि अगर इजराइल के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्री नहीं होती तो भारत को शायद पता भी नहीं होता कि इजराइल कहां पर है। हमारी 100% मित्रता जो है A to Z इजराइल के साथ सिर्फ एक ही बिंदु पर कायम है, वो है कि इजराइल भारत के डिफेंस सिस्टम को, चाहे डिफेंस रिसर्च हो, DRDO हो, या हमारे जो डिफेंस के PSU PSCs हैं, या अब तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी भी आने लगे हैं, उनको इजराइल इतनी अच्छी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मदद देता है। और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स खास तौर से, नेवी खास तौर से, हम पूरी तरह से इजराइल के ऊपर निर्भर हैं। एकमात्र बिंदु है जिसकी वजह से हम हर जगह कहते हैं कि इजराइल हमारा अभिन्न मित्र है। तो हम, क्योंकि इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी पे इतने ज्यादा, देखिए मैं एक एयरफोर्स में तो था, फाइटर पायलट था, 34 साल नौकरी की एयरफोर्स में, MiG-23 उड़ाता था। हम तो इजराइल की मदद से रशियन जहाजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम रशियन जहाज उड़ाते हैं, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रहे हैं मॉडिफिकेशन के बाद, वो ईरानियन इजरायली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं। मैं DRDO में भी था, और ठीक है, ज्यादा सीक्रेट कुछ नहीं है। DRDO का एक डिफेंस लैब है, DLRL, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब, वहां पर मैं 3.5 साल था। तो DRDO जितनी भी रिसर्च कर रहा है, हर रिसर्च प्रोजेक्ट में इजराइल की जो कंट्रीब्यूशन है, छाप है, वो इतनी क्लियर और इतनी मजबूत होती है कि भारत इजराइल को हमेशा अपना अभिन्न मित्र रखना चाहेगा, कुछ भी हो जाए। जी
बिल्कुल। आखिरी के कुछ सवालों पर आते हैं, अमेरिका को लेकर ही ये सवाल हैं। देवनाथ सर, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, फिर चलेंगे हम शिवन जी के पास। ट्रंप को लेकर ऐसा माना जाता है कि घरेलू राजनीति में उन्होंने अपनी छवि, जब 2016 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे उसके बाद से ही उन्होंने छवि ऐसी बनाई थी कि वो चीन के मुखर विरोधी हैं। चीन की जो पॉलिसीज हैं या चीन के टैरिफ को लेकर भी उनका ये था कि हम भी बराबर वाला मुकाबला रखेंगे। उसके बाद टैरिफ युद्ध भी देखने को मिला था दुनिया भर में। आपको क्या लगता है घरेलू राजनीति पर इसका असर होगा? मिड टर्म आने वाले हैं, इनके इस दौरे का? देखिए, मिड टर्म इलेक्शन पर चीन दौरे का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसका बहुत बड़ा कारण है कि डेमोक्रेट्स भी इस दौरे से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे थे। डेमोक्रेट्स ने तो पहले ही कह दिया था कि चीन का जो दौरा है वो एक फसाद भर है, मतलब दिखाने का ढोंग है। रिपब्लिकन पार्टी जाहिर बात है कि छोटे छोटे अपने सक्सेस दिखाएगी कि चीन दौरा के दौरान उन्होंने ट्रेड, इंडस्ट्री, व्यापार, वाणिज्य पर ये बहुत छोटे छोटे एमओयू साइन हुए हैं। हाँ, एक बड़ा शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, बोइंग 200 बोइंग विमान चीन ले सकता है। देखिए, अमेरिका को चीन चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि अमेरिका चीन के बगैर हो क्या रहा है, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी बहुत हाई क्लास है, मतलब टॉप एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन लो एंड टेक्नोलॉजी की भी तो जरूरत पड़ती है ना। बाथरूम में हम मग्गा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हाई टेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका में कोई भी लो टेक टेक्नोलॉजी आके बाथरूम में नहाने का मग्गा बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की लो टेक टेक्नोलॉजी के जो मास प्रोडक्शन वाले आइटम हैं, वो चीन से ही अमेरिका पहुंचेंगे। ऑर्डिनरी जो अमेरिका में इतने सारे जो रबर बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वो अपने यहाँ रबर जैसी चीज को ज्यादा हैंडल नहीं करना चाहते। जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड या हार्श केमिकल, जो केमिकल ज्यादा पॉल्यूट करते हैं जमीन को, पानी को, अमेरिका अपने यहाँ नहीं रखना चाहता है। तो ऐसी जितनी इंडस्ट्री है जहां पर कि पॉल्यूशन हो जाता है, जमीन में, जंगल के अंदर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, अमेरिका अपने यहाँ नहीं करता। क्या करता है? यूरोप के देश भी नहीं लेंगे, बनाएंगे, तो अमेरिका ये सब चीजें बनाने की जिम्मेवारी चीन को दे देता है। अब छोटी छोटी चीजें हैं, प्लास्टिक के सील, प्लास्टिक के गास्केट, रबर के पुश, रबर के स्क्रीन्स, ये सब छोटी छोटी चीजें अमेरिका अपने यहाँ नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि ये मैन पावर इंटेंसिव होती है, पॉल्यूशन ज्यादा करती हैं, वैल्यू फॉर मनी कम होता है, वैल्यू एडिशन भी कम होता है। लेकिन चीन ये सब करके खुश है, क्योंकि चीन के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ लोगों को काम देना है। और बिल्कुल। चीन तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए अमेरिका हमेशा 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 चीन के ऊपर निर्भर रहेगा। एक चीज वैसे बता दूं, चीन जो है वो हमेशा कहता है कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये समझना पड़ेगा, चीन जब अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव अमेरिका की इंडस्ट्री पर होता है, क्योंकि चीन जब अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो हाई एंड टेक्नोलॉजी, एआई, हाई एंड चिप्स बनाने की फैक्ट्री वहां इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका डर जाता है। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ही, 6 महीने 1 साल के अंदर ही अमेरिका चीन पर दबाव डालता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट से अमेरिका में जो कारखाना खड़ा हुआ उसका सीईओ एंड टॉप मैनेजमेंट चाइनीज लोग नहीं रह सकते। वो दबाव डालते हैं कि अमेरिकन मैनेजमेंट वहां पर स्थापित करो। हाँ ठीक है, चाइनीज भी चलेगा, लेकिन वो अमेरिकन नागरिक होना चाहिए जो कि एक चाइनीज कंपनी को अमेरिका में चलाएगा। तो अमेरिका की और चीन के जो गिव एंड टेक रिलेशन है बहुत ही अद्भुत, कॉम्प्लिकेटेड है जी। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद हम चलेंगे शिवेन सर के पास। सवाल ये है कि अमेरिका की मीडिया में आए दिन एक खबरें आती रहती है देवनाथ सर कि ट्रंप क्या मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं या नहीं, मेंटली फिट हैं या अनफिट हैं। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप के हाव भाव व्यवहार को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो स्वस्थ तो बिल्कुल नहीं है। उनकी उम्र हो चली है, 79 साल के हो गए हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास न्यूक्लियर हथियारों की ताकत हो, बटन है उसके पास,
जो इतने बड़े देश को संभाल रहा है उसका मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रंप के भाषणों, उनके हाव भाव, जैसे भी चीन का दौरा ही आपने देखा होगा, तमाम वीडियो आई हैं, आपका क्या मानना है, स्वस्थ हैं वो? वैभव जी देखिए, ट्रंप जो है वो मीडिया के रैम्बो हैं। रैम्बो आप जानते हैं, अमेरिका में हमेशा एक कल्चर रहा है। एक समय था जब वहां पर रेड इंडियंस को घोड़े पे चेज किया जाता था और रेड इंडियंस को बंदूक के नोक पर गिरा देना जैसे हम शेर का शिकार करते हैं, अच्छा माना जाता था। बाद में अगर आप देखें 70, 80, 90 के दशक में एक रैम्बो कल्चर वहां पे आया, जहां एक आउटस्पोकन पर्सन वो अपनी जो काबिलियत होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। अभी ट्रंप जो है मीडिया के लिए बहुत, आप देखिए दुनिया में शायद एक ही लीडर है जो मीडिया के पसंदीदा हैं। आप पुतिन साहब के यहाँ मीडिया भेज दीजिए, कोई भी राजी को नहीं होगा जाने के लिए। दुनिया में काफी सारे राजनेता ऐसे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो मीडिया के सामने आने से कतराते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो मीडिया के चहेते हैं। हर बार वो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठने के पहले, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से उतरने के बाद, और अभी जैसे जब भी लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो वो तो एयरफोर्स वन के अंदर ही मीडिया के 30-30, 40-40 लोगों को ले जाते हैं। मीडिया के डार्लिंग हैं, तो उनका बड़बोलापन, उनका तरीका है। क्या वो मानसिक दौर से अनस्थिर है? ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल। आखिरी किन्हीं दो सवालों के साथ शिवेन जी के पास भी चलते हैं। शिवेन जी, पहला सवाल तो वही होगा जो मैंने देवनाथ सर से पूछा था कि रिपब्लिकन पार्टी में अभी हो क्या रहा है। जब से ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उस दौरान कई सारे उनकी ही पार्टी के नेता सामने आए थे जिन्होंने विरोध दर्ज करवाया था कि हमें ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। और दूसरा सवाल यही वाला होगा कि ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या कुछ अभी उसमें देखा है? आपको क्या लगता है उनके बातों को सुनने के बाद, उनके हाव भाव को देखने के बाद? देखिए, जहां तक रिपब्लिकन पार्टी की बात है, वहां पर वो अपना क्या करेंगे, थोड़ा बहुत विरोध था, लेकिन उन्होंने उसको अपनी जो आक्रामक रणनीति उससे काम करे। लेकिन जहां तक आपने बात की उनके स्वास्थ्य को लेकर, मैं देवनाथ जी से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे उनका ये स्टाइल लगता है, और ये स्टाइल ना सिर्फ उनका इरादतन है, मतलब वो इतना जानते हैं कि क्या चीज का क्या प्रभाव पड़ना है, कहाँ पड़ना है। और हालांकि और कई बार वो ऐसा, अब हालांकि लोग समझने लगे हैं, जैसे उनकी हर किसी को दोस्त बता देना, हर किसी को महान बता देना, चाहे वो मेलोनी हो चाहे और बता देना। उसके बाद एक कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी भी सब, और ये उनका थोड़ा सा दबंगई भी, मतलब कर दबंगई भी दिखाता है। जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में उसकी खिल्ली उड़ा देना, वो कहीं कुछ नहीं देखते, वो जानते हैं वो किस पावर में है और उसका दबाव कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, जब वेनेजुएला का मामला हुआ उसके बाद भी रूस के जहाज को पकड़ लेना, ये सब वो संदेश देते रहते हैं कि नहीं, अभी भी अमेरिका सबसे ज्यादा पावर में है। मैं यहाँ पर एक सवाल वैभव केवल देवदास जी से करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जिस तरह से गया हूँ, सबसे बड़ी बात है कि तेल की कीमतों की बात हो रही है भारत में बढ़ने की। तो देवनाथ जी, आज जब ये अपने पीएम जो यूएई गए हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि एक यूएई जो है तेल पाइपलाइन के द्वारा हॉर्मुज़ को बाईपास कर देगा और इसके बाद हमें बेहतर तेल मिल पाएगा आसानी से। ये क्या अभी बात है या इसकी संभावना है, या कब तक है, या इससे कोई तेल की कीमतों पर असर पड़ने वाला हॉर्मुज़ के बावजूद? हाँ देखिए, पश्चिम एशिया में सऊदी अरेबिया के जो कॉन्टिनेंट है, जो प्रायद्वीप है, उसमें काफी सारे ऐसे प्रपोजल हैं कि ना सिर्फ यूएई वरन दूसरे तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से भी पाइपलाइन जो है 3 दिशा में जाएंगी। एक तो हिंद महासागर यानी उत्तरी अरब सागर की तरफ, दूसरे गुच्छे जो है पाइपलाइंस के इन सब देशों से, यूएई से भी जाएंगे लाल सागर की तरफ। तीसरे पाइपलाइंस के जो पैरेलल गुच्छे के गुच्छे पाइपलाइंस जो हैं वो भूमध्य सागर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये सब ड्राइंग बोर्ड पर हैं पिछले 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से। इसमें राजनीतिक और कूटनीतिक दिक्कतें तो हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, क्योंकि सारे देश जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करें ना करें।
हमारा जैसे मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल तक, काफी दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन्वेस्टमेंट। इन पाइपलाइनों को बनाने के लिए इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे, जो दुनिया के बड़े बड़े नामी ग्रामी अमेरिकन, चाइनीज या इंडियन फर्म्स है वो भी बना देगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी काउंटिंग, जो इन्वेस्टमेंट करना वो बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की दरकार होगी। इनफैक्ट जिस तरह के प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूं उनमें बहुत जल्दी आप देखेंगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की दरकार पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? अमेरिका जाहिर बात नहीं कर सकता है, रूस भी नहीं कर सकता है, चाइना भी नहीं कर सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा किसको निकालना पड़ेगा? अरब देशों को ही निकालना पड़ेगा। अब अरब देशों की एक बड़ी अद्भुत दिक्कत है, उनके पास अरबों खरबों पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन सब वो अमेरिका में पड़े हुए हैं। डॉलर का जो सिस्टम है उसमें जो कच्चा तेल बेच बेच के, गैस बेच बेच के इनके पास पैसा है, वो कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, किन बैंकों में रखा हुआ है, किस देश के बॉन्ड खरीदे हुए हैं? अमेरिका। तो अमेरिका इतनी आसानी से किसी भी अरब मुल्क को इन पाइपलाइंस को बिछाने नहीं देगा जब तक कि दो तीन चीजें बहुत क्लियर नहीं हो जाती। एक, वो पाइपलाइन इस तरह से बिछाई जाएगी कि उससे अमेरिका को फायदा हो। वो पाइपलाइन इस तरह से बिछाई जाएगी कि उसका जो इनपुट पंपिंग स्टेशन है और आउटपुट पंपिंग स्टेशन है, जहां से शिप में भरा जाएगा हिंद महासागर में, उस पे जो मैनेजमेंट है वो अमेरिकन मैनेजमेंट हो। कभी भी चाइनीज, अगर अमेरिका को थोड़ी सी भनक लग गई कि एक पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जिसमें कि शिप आके जहां डॉक करते हैं, शिप्स के अंदर गैस या कच्चा तेल भरा जाता है, वो चाइनीज इन्फ्लुएंस में या चाइनीज मैनेजमेंट में रहेगा, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पर। तो अमेरिका एकदम कुछ ऐसी पृष्ठभूमि में चाले चलेगा कि ना बन सके। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम काफी है। भारत को इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अभी 5-7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। शिवेन जी, कुछ जोड़ना है आपको इस बातचीत में? अभी मैं एक पूछना चाह रहा था ये कि ये चूंकि मीडिया में इस तरह की बातें आती हैं वो कितनी सच है, क्या है, या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, चूंकि बहुत अच्छे से समझाया देवनाथ सर ने, तो इसलिए मैं पूछना था एक बात हो रही है कि एक पाइपलाइन है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ कि हबशन फुजैरा पाइपलाइन, ये ओमान के किसी जगह जाएगी और ओमान की खाड़ी से वहां से सीधे तेल निर्यात कर सकता है, और इसे 2027 में यूएई। बिल्कुल। शिवेन जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ गई है। चलिए जवाब दीजिए आप। देवनाथ सर, आप सवाल सुन पाए थे? उनका कहना है कि कुछ नई योजनाओं के बारे में। हाँ देखिए वैभव जी, ये योजनाएं जो हैं ये दशकों से बनी हुई हैं। ड्राइंग बोर्ड में इनकी जो इंजीनियरिंग मॉकअप होता है वो भी हो चुका है, इनका कंप्यूटर सिमुलेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो कहते हैं ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले दुनिया भर के इंजीनियरिंग कंपनीज को इनवाइट किया जाता है कि आप आके अपनी जो टेक्निकल प्रपोजल है उसको दीजिए, अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो 2027 का जो टाइमलाइन है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइमलाइन है। अभी 2027 क्या, अभी तो युद्ध ही चल रहा है। आप देखेंगे जिस दिन युद्ध बंद हो जाएगा, सारी कंपनियां पहले तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में वो एक गारंटी सोवरेन गारंटी मांगेगी कि फिर से अगर युद्ध हो जाएगा और समझिए इन पाइपलाइंस के ऊपर ही बम या ड्रोन आके गिर गए, किसी भी कंट्री से, ईरान से ही आके गिरेंगे, तो क्या यूएई या ओमान एक सोवरेन गारंटी देता है कि इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सेफ है, भरपाई की जाएगी? सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जब एक देश दूसरे देश से, एक कंपनी जब सोवरेन गारंटी, मैं एग्जांपल देता हूं, भारत की एक कंपनी अगर जाके यूएई में इस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए तो दो तरह की चीजें होती हैं। समझिए भारत की कंपनी ने वहां पे $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, पहले तो यूएई को ये निर्भय अभय दान देना पड़ेगा कि ये $100 मिलियन जो है युद्ध की स्थिति में भी सेफ है, वो इसको कंपनसेट कर देंगे, भरपाई कर देंगे अगर क्षति पहुंची। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है वैभव जी, कि ये $100 मिलियन तो इन्वेस्टमेंट किया था ये सोच के कि अगले 10, 20, 30 साल तक हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नफा होगा, इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आएगा।
यानी जो कहते हैं ना सूद आएगा उस पर। अगर $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट करती है एक भारत कंपनी, तो उससे हर साल उस कंपनी को 5 मिलियन या 10 मिलियन का फायदा होगा अगले 30-40 साल के लिए। तो उसके बारे में क्या ओमान तैयार है? क्या उसके बारे में कंपनसेट करने के लिए यूएई तैयार है? तो इसके जो टेक्नो कमर्शियल पार्ट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल। देवनाथ सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े और आपने इस चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बातें रखी, हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई ट्रंप के दौरे को लेकर और भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, उस युद्ध का क्या भविष्य हो सकता है, इन सब के बारे में आपने बताया। तो फिलहाल तक के लिए तर्कश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.